गुड इवनिंग दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आज जो है इस क्लास में इस क्लास के इस एपिसोड में मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो केमिस्ट्री का ही, बट वो क्लास 9th का है, ठीक है। और कुछ चीज़ें जो मतलब 1-2 दिन गैप हो गया, कारण है कि थोड़ा सा हेल्थ इशू था, इसी कारण से नहीं हो पाया। थोड़े से मतलब लेग्स में प्रॉब्लम रहता है, नर्व्स का भी कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है। मेहनत तो करना पड़ेगा ही आपके लिए, क्योंकि जब तक टीचर मेहनत ना करे बच्चों का रिजल्ट कैसे आएगा, ठीक है। तो आप भी मेहनत हमारे साथ करते रहिए, चीज़ें समझिए और वीडियो को एंड तक देखिए, ठीक है। और अपना फीडबैक ज़रूर दें, कमेंट ज़रूर शेयर करें और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे अपने दोस्तों के पास में शेयर करें। देखते हैं वीडियो को एंड तक देखिएगा। कुछ चीज़ें आज हम टॉपिक में इसको हम मतलब एपिसोड बाई एपिसोड हम इसको हम बनाते जाएंगे, जिससे आपको इजी वे में आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पे चर्चा है, ठीक है। और इस एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, जो हमें जो एटम के बारे में और इसका देखिए पूरा एटम्स पे जो चर्चा है, पूरा स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी दोनों चैप्टर को मिला करके तब पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाता है, ठीक है। तो इसमें एटम्स मतलब डिविजिबल है, और उससे पहले हम जो 1926 से पहले, ठीक है, 26 से पहले का हम पूरा इसमें हम डेटा देखने वाले हैं, ठीक है। यानी 18th सेंचुरी से 19th सेंचुरी तक का बीच का पीरियड है, ये सब है। उस बीच में क्या क्या हुआ वो सारी चीज हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा जो मैटर है वो आपको इस जो केमिकल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो केमिकल कॉम्बिनेशन आपको मालूम है, केमिकल कॉम्बिनेशन यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर दैट मीन्स यहाँ पे बोला जा रहा है एक रिएक्शन को रिप्रेजेंट करवाया जा रहा है, ठीक है। तो रिएक्शन को रिप्रेजेंट करवा करके तब बोला जाता है कि चलो कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो एक्चुअली में क्या होगा। तो उस समय जो साइंटिस्ट थे उस समय आपको जॉन लेवोजियर जो थे ना, लेवोजियर, तो ये जो साइंटिस्ट थे, इनका जो जो थियरी जो इन्होंने दिया था, जो पॉइंट को डिस्कवर्ड किया था, बातों को डिस्कवर्ड किया था, इन्वेंट किया बातों को, वो था आपको लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था, ठीक है। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था। उसके बाद में आपका यहाँ पर जो जेल प्राउस्ट है ना, जो जेल प्राउस था, उसका यहाँ पे जो पॉइंट इनके द्वारा जो मेंशन किया गया है, यहाँ पर जो बताया गया है ना, डिस्कवर्ड किया गया था, वो है आपको है लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है। आखिरकार ये मैटर क्यों आया होगा, ये सारी चीजें है इसमें आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, ये सबसे पहले जॉन लेवोजियर ने इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन जो बताया उन्होंने, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस अराइज हुए, जिसके कारण से जेल प्राउस के जो उनके द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया, ये पूरी तरह से कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल पाया, जिसके कारण से इन दोनों के कारण से जो आगे जो बात आया वो आपको जॉन डाल्टन को ये पूरी के पूरे चीज़ों को उतारने में फायदा हो पाया इनका। और फिर इनके बाद में इसकी एटॉमिक थियरी भी देखेंगे। ये 3 चीज आज हम मतलब इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं बच्चों। तो इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी आपको मिलेगी, ठीक है। वीडियो को एंड तक देखिए, तभी आपको पूरी बात की रियलाइज आप कर पाओगे, इजी से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, उसमें आप देखिए मास यहाँ जो है ना, आपको मास कंजर्व करने की बात है, मास कंजर्व करने की बात है। तो मैंने पहले ही बताया कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा, है ना, केमिकल रिएक्शन जब होगा तो उस केमिकल रिएक्शन में जो मास है किसका, रिएक्टेंट का मास है ना, यानी मास ऑफ रिएक्टेंट्स, है ना, मास ऑफ रिएक्टेंट्स जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, मास ऑफ प्रोडक्ट, है ना।
प्रोडक्ट्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मैं चलो चेक करता हूँ यहाँ पर कि पूरा तक आ रहा है कि नहीं। ठीक है, चलो बढ़िया है, ये पूरा कवर कर रहा है, बढ़िया है। तो ये आपका जो हो गया मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर हो रहा है। तो मास ऑफ रिएक्टेंट के जब मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा तो ये इस तरह का आपको, तो उसमें क्या होगा आखिरकार, ठीक है रिएक्टेंट का मास बराबर है, तो उसमें आपको क्या होगा, उसमें आप सबसे पहले आप क्या देखते हैं कि आपको एटॉमिक मास आपको एटॉमिक मास याद करना पड़ता है थोड़ा। ठीक है, एटॉमिक मास आपको याद करना पड़ता है, ये सारी चीजें हम बताएंगे आपको। तो जैसे मान लिया जाए कोई रिएक्शन हुआ, ठीक है, आप सपोज करो छोटे छोटे चीजें हैं, जैसे मान लो कि आप कार्बन है प्लस ऑक्सीजन के प्रेजेंटेशन में बर्न कर रहा है, तो यहाँ पर CO2 बना है। जैसे इससे पहले एक्टिविटीज में आप देखोगे, उस एक्टिविटी में आपको दे रखा हुआ है वहां पर उस एक्टिविटी में कि इसमें एक्टिविटी में सबसे पहले कॉपर सल्फेट है ना, कॉपर सल्फेट हो गया, और प्लस में आपको क्या रखा गया, सोडियम कार्बोनेट है ना, सोडियम कार्बोनेट हो गया। तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो रखा हुआ है, और इस दोनों के बीच में जब रिएक्शन है तो इसका मास भी दिया हुआ है यहाँ पर कि 1.25 ग्राम इसका मास है, 1.25 ग्राम मास है उसका हो गया, और इसका जो मास दे रखा है वो 1.43 है ना। अब इसके बाद जो रिएक्शन इसका जो होगा यहाँ पर, इसका जो रिएक्शन होता है क्या होगा, आयन एक्सचेंज कर जाएगा इसका, तो ये बना लेगा CuCO3, कॉपर कार्बोनेट हो गया, और Na2SO4 हो गया, है ना, ये आपका हो गया। तो इस तरह से हो गया यहाँ पर। तो ये जो बनाया है यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, ये दोनों बनाया ना, तो हम क्या करेंगे कि इसका हम एक काम करेंगे, इसको हम सारी बात बता रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि इधर का जो मास जो होगा, इस दो रिएक्टेंट है यहाँ पर, दोनों का रिएक्टेंट का मास होगा, क्या करेंगे हम निकालेंगे। ठीक है, और इन दोनों रिएक्टेंट का मास यहाँ, सॉरी प्रोडक्ट का ये जो मास यहाँ पर आएगा वो हमारा बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो जाएगा। ठीक है, अब आप मेरे साथ एक चीज आपने देखा कि यहाँ पर 1.25 ग्राम तो सर तो लिख दिए, 1.43 ग्राम तो हमने लिख दिया, लेकिन यहाँ पर इसका मास तो हमने नहीं लिखा। तो फिर कैसे आप फाइंड आउट कर पाओगे। तो सबसे पहला नंबर, अगर आप जो है नंबर 1 इसका मोलिकुलर मास लेते हो, इसको आप अगर एक्सेप्ट करते हो, इसको नहीं मानते हो, इसको छोड़ देते हो, तो आप इजी वे में इसका मास पूरा तरह से आप निकाल सकते हो, है ना। इसका मास आपको एटॉमिक मास याद रखना पड़ेगा, उसके लिए कॉपर का हो जाता है कितना, 63.5 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। सल्फर का 32 हो जाता है यहाँ पर, और ऑक्सीजन का 16 हो गया, तो 16 चौका 64 हो गया यहाँ पर। आप निकाल लीजिए इस तरह से, है ना। तो यहाँ पर मिलेगा क्या आपको, 4 2 6 6 3 9 हो गया, 0.5 है, 4 2 6 और 6 3 9 हो गया, वो यहाँ से नहीं है, 6 3 9 9 6 15 हो गया, 159.5 हो गया। और फिर इसका जो मास जो आएगा यहाँ पर वो कितना आएगा, 23 दूनी 46 हो गया, 23 मास होता है सोडियम का, तो 23 दूनी 46 हो गया। कार्बन का 12 हो गया, ये 48 हो गया, जोड़ के रख लीजिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 2 10 10 6 16 के 6 हासिल 1 4 1 5 5 4 9 9 1 10 106 ग्राम हो गया। तो 106 ग्राम है, तो आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, 10.5 हो गया, 9 6 15 हो गया, और यहाँ पे 5 है, तो 5 1 6 हो गया, 1 1 2 हो गया, 265.5 हो गया। तो ये आपका आया पूरा का पूरा मास आ गया रिएक्टेंट का। उसी तरह से प्रोडक्ट का भी आप मास निकाल सकते हैं। तो कॉपर का वही चीज हो गया यहाँ पर, 63.5 है, बस इधर उधर का ध्यान से देखना पड़ेगा, है ना। 32 हो गया प्लस 64 हो गया, इधर में 46 हो गया, इधर 32 हो गया। अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक गलती किया मैंने, यहाँ भी गलती हुआ है, थोड़ा सा ध्यान हम चला गया था वहाँ। तो यहाँ 12 ग्राम हो गया, 48 ग्राम हो गया, 16 3 48 होता है ना, यहाँ 32 है, और यहाँ पर हो गया 64 हो गया। तो क्या देख रहे हो यहाँ पर, सब कुछ आपका बराबर यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ जो आपका जो है वही आपको यहाँ पर भी है ना। मतलब इधर में 48 यहाँ पर है, तो 48 भी आपका यहाँ पर है। ठीक, 12 12 आपका यहाँ पर, 12 यहाँ है,
ये वाला यहाँ है 32 यहाँ है और 64 यहाँ है, तो दोनों का मास आपको बराबर ही मिल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा हम इस पे कंसिडर कर पाए थे, सॉरी इसके लिए। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पर कि यहाँ का मास यहाँ आ रहा है ना, 12 इधर से उधर में मतलब चेंजिंग कर रहा है, बट वैल्यू आपको LHS और RHS में वही मिलेगा। ठीक है, तो इसके बेसिस पर हम क्या बोलते हैं कि मास जो है ना उसका बराबर हो रहा है रिएक्टेंट का और मास का। तो हम क्या कर रहे हैं, हर एटम को देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं, एटम को, एटम के मास को ही देख रहे हैं। इसलिए आपको हर एटॉमिक मास, जितने भी एलिमेंट है सबके एटॉमिक मास याद रखने पड़ेगा, और जैसे एटॉमिक मास याद होगा तो उसका मोलिकुलर फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं। इस चीजों में आपको मोलिकुलर फॉर्मूला भी आपको मालूम चल पाया, और मोलिकुलर फॉर्मूला का मोलिकुलर मास भी निकाल पा रहे हैं। तो ये सारी चीज आप निकाल करके, ये तो हो गया उसका पूरा का पूरा जो मास है उसके बेसिस पर। लेकिन अगर हमें इसके थ्रू जाना पड़ेगा तो फिर कैसे निकलेगा, बात समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसके थ्रू जो आपको मान लिया जाए कि यहां पर जो दे, यहां पर तो दे नहीं रखा हुआ है कुछ भी, है ना, जो वैल्यू तो दे नहीं रखा हुआ है, सीधे 1.43 लिखा है, और यहां पर आपको जो है 1.25 लिखा हुआ है, तो फिर कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए हम एक तरकीब निकालेंगे। ठीक है, आपने नीचे के क्लासेस में आपने यूनिटरी मेथड देखा होगा। इस यूनिटरी मेथड में आपने एक चीज देखा होगा क्या, तो मैं बता रहा हूं, जरा गौर से देखते रहिएगा, क्योंकि चीजों को समझाना बहुत जरूरत है। जैसे यहां पर क्या है कि इसका कितना मास आया था, यहां पर इसका मास आया था 159.5 आया था। ठीक है, तो 159.5 हो गया। तो यहां पर है कि इन कॉपर सल्फेट का मास हो गया कितना, 159 हो गया, और कॉपर का मास थोड़ा सा कंफर्म कर लेते हैं, यहाँ 63 हो जाएगा, नहीं तो हम ऐसे देख लेंगे। इसको थोड़ा सा बैक रिजर्व में जा करके चेक करना पड़ेगा, और क्या। ठीक है, 159.5 हो गया यहाँ पर, 159.5, तो लिखना पड़ेगा यहाँ पर कि इन 159.5 ग्राम ऑफ CuSO4, है ना, वो कॉपर कंटेन्स, कितना कंटेन करता है, 63.5 ग्राम, है ना। इसलिए यहां पर हो जाएगा इन 1 ग्राम जो होगा, 1 ग्राम ऑफ CuSO4, तो आप 1 ग्राम में आप कॉपर का निकाल लोगे, कितना मिलेगा, 63.5 बटा हो जाएगा 159.5 हो गया। इसलिए आपका जो हो जाएगा कितना ग्राम में, 1.25 ग्राम ऑफ CuSO4, है ना, कॉपर कंटेन्स करेगा आपको कितना, कॉपर कितना कंटेन करेगा, 63.5 बटा हो जाएगा 159.5 गुने 1.25। इसको कैलकुलेट करना होगा, कैलकुलेट करो जरा, इसमें कितना वैल्यू आपको आता है यहाँ पर, है ना। इसको वैल्यू आपका यहाँ पर जो आएगा, जैसे मान लिया जाए यहाँ पर आपको आए, आपका वैल्यू हो गया कितना, 63.5, 63.5 गुने हो गया 1.25, और यहाँ पर आ गया डिवाइड दे करके 159.5 हो गया, तो ये आ गया 0.496 है, यानी मान लीजिए राउंड फिगर में 0.50 ग्राम आ गया। ठीक है, इतना आया। अब उसके बाद है वही चीज हो जाएगा इन 1.25 ग्राम ऑफ सल्फर, है ना, सॉरी 1.25 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट, सल्फर कितना आ जाएगा इसमें, सल्फर कंटेन्स, सल्फर का कितना आ जाएगा, तो सल्फर का आप क्या कीजिएगा, ऊपर में 32 आपका हो जाएगा, 159.5 हो गया, और डिवाइड 1.25 हो गया, इसका भी निकालेंगे उसी तरह से। तो ये आपका हो जाएगा 1.25, 1.25 1 डिवाइड 159.5, और गुने हो गया कितना,
32 हो गया। चलो इसका आ गया 0.25, इसका मिल गया 0.25, यहाँ पर है इतना वैल्यू मिला, इतना ग्राम। अब तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर कि देयर फॉर द मास ऑफ ऑक्सीजन, है ना, तो क्या हो जाएगा ऑक्सीजन का 1.25 ग्राम, है ना। 1.25 ग्राम को हम लेकर के घटा देंगे इसमें किसका किसका मास, 0.50 है और 0.25 है, तो यहाँ पे हमारा मिलेगा 1.25 माइनस हो जाएगा, ये कितना मिलेगा 5 हो गया, 5 2 7 हो गया, 0.75, तो कितना मिल जाएगा यहाँ पे 5 5 0 हो गया, 12 में से 7 गया 5 हो गया, ये हो गया, इतना ग्राम आपको मिल गया। तो उसी के राउंड फिगर में आपको आएगा, ठीक है। तो इस तरह से जब इसका हम मास हम इतना निकाल लिए, अब क्या करेंगे यहाँ पर हमें एक और बात है, इसका केस का निकालना पड़ेगा। फिर इसका 1.43 है, तो उस तरह से हमको सोडियम कार्बोनेट, सोडियम और ऑक्सीजन, इसमें कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो आप इन सबको आप समझ पा रहे होंगे। मेरे कहने का मतलब है यहाँ पर कि 125 में अगर मान लिया जाए कि ये कॉपर जो है, सबसे पहले एक मोलिकुलर यहाँ में निकालना पड़ता है कि मोलिकुलर फॉर्मूला का कितना मास हो गया। जब निकाल लेंगे तो जब उसमें जो है इसका कॉपर जो है ना इतना आ रहा है, तो 1 ग्राम में हम क्या करेंगे, हम इसका निकालेंगे, ठीक है। तो 1 ग्राम में जब निकल जाएगा तो हमें 1.25 ग्राम में भी निकल जाएगा, मालूम चल जाएगा कितना आया। उसी तरह से इसका भी निकालेंगे, जब हम हर एलिमेंट का जब आएगा, ठीक है, हर एलिमेंट का आ जाएगा तो उसके एटम का मास आ जाएगा, तो उसी तरह से जब इधर में जिसका जिसका आया उसका वैल्यू वहां भी रख देंगे, ठीक है। जैसे इसका कितना आया था यहाँ पे वैल्यू, सबका कॉपर का 0.50 है, तो यहाँ पर 0.50 आया। कार्बोनेट का नहीं, सल्फर का, हमको सल्फर का आया था, सल्फर का कितना आया था, यहाँ पर था 0.25 था, है ना, 0.25 था। वही ऑक्सीजन का ओ फोर का यहाँ पर जो आया था 0.5 था, तो ये निकल गया। अब यहाँ से सोडियम, फिर उसके बाद में कार्बोनेट, मतलब कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इसमें उसी तरह से निकाल करके जब हम चेक करेंगे तो हमारा बिल्कुल मास क्या होगा, बराबर आएगा। तो ऐसे भी आप क्या कर सकते हो कि आप चेकआउट कर सकते हो। तो आपने क्या देखा यहाँ पर, आपने देखा ये कि कोई भी रिएक्शन में, किसी भी रिएक्शन में, किसी भी तरह का रिएक्शन हो, हमें क्या करना पड़ता है कि वहां पर मास निकाल कर, रिएक्टेंट का मास अगर मान लिया जाए कि जितना वैल्यू दिया रहा है उतना हम निकाल सकते हैं, और निकालने के बाद दोनों का रिएक्टेंट का मास निकालेंगे प्रोडक्ट में, ठीक है। तो क्या होगा, वहां पर बराबर आपको मिलेगा। यानी ये चीज हो गया कि इस किसी भी रिएक्शन में मास जो होता है ना वो कंजर्व होता है ना, कोई भी क्रिएशन और डिस्ट्रॉय होने का बात ही नहीं है। तो यही बात जो है ना जॉन लेबोजियर ने बताया था, ठीक है। तो किस उस समय से क्या हुआ, अब एक चीज उस समय से क्या होने लगा, मैं आपको वो बात बताता हूँ, ठीक है। उस समय से क्या होने लगा जरा देखिए। उस समय से क्या होने लगा, जैसे मान लिया जाए कि मैग्नीशियम हो गया और ऑक्सीजन के प्रेजेंटेशन ने बॉन्ड किया, तो क्या बनाया यहाँ पर, एमजीओ बनाया। तो मैग्नीशियम का मास होता है 24 हो गया और 16 यहाँ 32 हो गया, है ना। तो आप इसका जोड़ लीजिए, ये 12 हो गया प्लस हो गया 16 हो गया, कितना हो गया 28 हो गया, 4 2 6 3 2 5, 56 ग्राम है या 28 ग्राम, देख रहे हैं ना। तो क्या हो गया यहाँ पे, बराबर मिला नहीं ना, बराबर मिला। तो यहाँ पर क्या करना पड़ रहा है, इसको हमें बैलेंस करने की जरूरत पड़ रहा है। हमें यहाँ पर जरूरत पड़ रहा है क्या करने का, बैलेंस करने का, क्योंकि 2 ऑक्सीजन था, 2 हमने लिख दिया, कभी भी यहाँ मत लिखिए, ठीक है। बैलेंस आपको करना होगा तो सबसे पहले आपको जो वैल्यू दे रखा है वहां पे छोड़ दीजिए, लेकिन न्यूमरल वैल्यू आपको उससे पहले प्रीफिक्स की जगह जो पोजीशन होता है ना, मतलब एक तरह का मान लीजिए वहां पर न्यूमरल वैल्यू है तो वहां पर हम लिख करके उसको हम बताएंगे वहां पर, ठीक है। यहाँ भी है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए कितना हो गया। तो यहाँ पर इसका जो होता है आपको मैग्नीशियम का 12 है, बांस है, ओह सॉरी एक चीज गड़बड़ हो गया यहाँ पर, यहाँ भी 24 होता है, यहाँ पर 24 थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 6 4 10 हो गया और 40 हो गया, तो बराबर तो ऐसे भी नहीं होगा। तो देख लीजिए 24 दूनी 48 ग्राम हो गया यहाँ पर, है ना, और ये आपको हो गया 32 ग्राम हो गया,
ये भी आपको कितना हो जाएगा, 24 दूनी 48 ग्राम हो जाएगा, और ये भी 2 हो गया, तो कितना हो गया, 32 हो गया। अब देखो रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, ठीक है। तो अब इसके में क्या है कि किसी भी रिएक्शंस को जब हम लिखते हैं तो हमें बैलेंस करने की नीड होती है, क्योंकि कारण क्या है, ड्यू टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो जाएगा, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या होता है ना कि मास आपका जो होगा, मास इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। मास क्या होता है, वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इसलिए कभी भी किसी का भी अगर एटम का अगर मास आएगा वो कांस्टेंट होगा। लेकिन इसमें आपने एक चीज देखा होगा, क्या देखा, थोड़ा देर पहले, अच्छा हुआ मैंने इसको हटाया नहीं, कि इसमें आप क्या देख रहे हैं, इसमें ये देखने को ये मिल रहा है कि इसका जो 159.5 था, तो कॉपर इतना 63.5 था, ठीक है। तो यहां पर क्या देख रहे हैं कि 1 ग्राम में क्या होगा, इतना आएगा इसका। तो जो रेशियो जो है ना उसका फिक्स हो रहा है। मतलब आप समझिए, यहां पर मेरा कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो कि यहां पर कोई रिएक्शन हुआ, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कॉम्बिनेशन हो गया, यहाँ H2O लिखाया, कैल्शियम ऑक्साइड लिखा गया, उसके बाद छोटे छोटे हम आपको मोलिकुलर फॉर्मूला बता रहे हैं, MgO हो गया, उसके बाद में आप जो है MgO को छोड़ करके आप और भी कुछ लिख सकते हैं, जैसे MgOH ऑफ वोल्ट वाइज हो गया, है ना, C6H6 हो गया, है ना, उसके बाद NaCl हो गया। तो ये जो आप जो देख रहे हैं यहाँ पर, इसका मान लिया जाए एटम के बेसिस पर कितना रेशियो मिलेगा, एटम के बेसिस पर 1:2 मिलेगा, है ना। ये आपको मिलेगा यहाँ पर एटम्स के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ एटम्स हो गया, ये 1/2 आपको मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, 1/2 मिल गया। लेकिन हम मास के बेसिस पे जाएंगे तो मास इसका कितना होता है, बताओ तो जल्दी से फटाफट। आपको कार्बन का मास कितना होता है, बोलो, 12 ग्राम होता है ना, तो 12 ग्राम ये हो गया, और ऑक्सीजन कितना हो गया, 16 है, तो 16 दूनी 32 हो गया। अब बताइए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 चौका 12 और 3 अठे 24 हो गया। तो रेशियो क्या होता है, सिंपलेस्ट होता है ना, हमें HCF उसका क्या करते हैं ना, किसी भी रेशियो को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर किसी भी रेशियो को हम निकालते हैं यहाँ पर, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए हम क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं, है ना। अगर मान लिया जाए कि उसका HCF 1 आ गया, तो वो समझ लीजिए कि ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, और नहीं है मतलब मोर देन 1 है, तो आप क्या कीजिए, उस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में डिवाइड कर दीजिए। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर इसका जो था 12:32 था, तो हमने क्या किया, 12/32 को यहाँ इसका HCF जब निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, यहाँ भी 4 मिलेगा, दोनों का है, तो HCF तो 4 आएगा ही ना, मैक्सिमम हो गया, तो 4 से कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 चौका 32 हो जाएगा। तो इसलिए रेशियो जो आ गया 3:8 हो गया। आप इसका निकाल सकते हैं, तो इसका क्या आ जाएगा बताइए, मास हो गया 2 हो गया, और 16 हो गया, तो इसका क्या मिलेगा, 1:8 मिलेगा इसका। यहाँ हो जाएगा किसका, 40 हो गया इसका, है ना, 40 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो आप निकाल लीजिए, यहाँ पर 40 है, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 4 दाही 40, नहीं अभी तो और घटेगा, कोई बात नहीं, ये हो जाएगा आपको हाँ 5 अठे 40 और 8 दूनी 16, 5:2 हो गया, ठीक है, 5:2 रेशियो में आ गया। आप मैग्नीशियम ऑक्साइड को देख लीजिए, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना होता है आपका, 24 होता है, और इसका हो जाएगा कितना, इसका हो जाएगा 16, तो आप देख लीजिए 3 अठे 24 हो गया, और 8 दूनी 16, 3:2 रेशियो हो गया। इसका देख लीजिए, इसका कौन सा रेशियो है, मैग्नीशियम का जो हो गया वो आपका जो हो गया कितना, 24, ऑक्सीजन का हो गया 2, है ना, यानी कि 32 हो गया, और हाइड्रोजन का हो गया 2, तो आप ले जाइए इसमें से,
सबको छोटे फॉर्म में, यानी 1 हो गया, ये 16 हो गया और ये 12 हो गया, इसका रेशियो यही हो गया। तो इस तरह से सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो निकलता है। तो ये जो आ रहा है ना, वो आपको क्या है, आपको लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है ना, कांस्टेंट प्रोपोर्शन में है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन में हुआ। तो इस तरह से हम कांस्टेंट प्रोपोर्शन को निकालते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि रेशियो कितना इंपॉर्टेंट है। रेशियो आपको पता रहेगा तो आप इजी वे में आप उसको बना सकते हो, समझा सकते हो, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीजें हो गया। अब आप क्या कर सकते हो इसमें कि ये चीज तो पता चल गया, और ये किसके द्वारा दिया गया था, जे.एल. प्राउस के द्वारा दिया गया हुआ था। उन्होंने ही इस चीज को डिस्कवर्ड यहाँ पे किया था, इन्वेंट किया था, है ना, कि कोई भी केमिकल कॉम्बिनेशन होता है तो कोई भी सब्सटेंस अगर कोई भी एटम जो होगा कंबाइन करेगा, वो फिक्स रेशियो में ही किसी अनदर एटम के साथ भी कंबाइन करता है। तो ये बात जो हो गया, एक स्टेबिलिटी की बात हो जाती है, फिक्स रेशियो में ही कंबाइन करेगा। तो ये बातें तो उन्हीं से ही आता है, लेकिन उनको ये पता नहीं चल गए, फिर इन्होंने इस बात को बताया यहाँ पर। अब दोनों का जब मैटर आया ना, तो इन दोनों का यूज करके तब उसके बाद जॉन डाल्टन्स को ये बात पूरी तरह से पकड़ में आ गई। ठीक है, तो उन्होंने अपने एक इस एटॉमिक थियरी में, यानी अपने थियरी का नाम दिया यहाँ पर क्या, तो डाल्टन्स एटॉमिक थियरी दिया, है ना, डाल्टन्स एटॉमिक थियरी दिया। बहुत ज्यादा फेमस हो गया। कारण क्या था कि इन्होंने जो पॉस्टुलेट दिया वो कमाल का 6 पॉस्टुलेट्स था। ठीक है, जो 6 पॉस्टुलेट उन्होंने जो दिया था ना, किसी किसी साइड बुक में आप देखिएगा बड़ा सा एक्सपेंशन फॉर्म कर दिया जाता है, लेकिन जो मेन जो है ना, हमारे ख्याल से 6 ही है। वो क्या क्या है, सबसे पहला जो हो जाता है ना, कि कोई भी मैटर जो होता है ना, कोई भी पहला, इसमें सबसे पहला है, कोई भी मैटर जो होता है ना, वो किससे, टाइनी पार्टिकल से मिलके बना होता है ना, टाइनी पार्टिकल से मिलके बना होता है। और वो क्या होता है ना कि जो उसी को बोला गया था, एटम नाम दिया था। ठीक है, जो आपका इंडिविजुअल था, क्या था वो, इंडिविजुअल था। ठीक है, ये तो मैटर जो होगा टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना रहेगा, और वो जो होगा वो एटम जो होगा इंडिविजुअल पार्टिकल होगा। दूसरा जो हो जाएगा वो क्या होगा यहाँ पर, कि एटम्स जो होता है वो ना ही आपको क्रिएट होगा, है ना। एटम्स जो होंगे, अब इंडिविजुअल होंगे, वो क्रिएट नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, क्रिएट नहीं होंगे, और ना ही उसमें उसमें जो होगा ना एटम्स, उसका क्रिएशन जो होगा वो नहीं होगा, और डिस्ट्रॉय भी नहीं होगा। समझ गया, डिस्ट्रॉय भी आपको नहीं होगा। क्योंकि आपने क्या देखा अभी थोड़ा देर पहले, आपने देखा कि कोई भी रिएक्शन अगर हुआ तो वहां पर जैसे कार्बन और ऑक्सीजन का जब रिएक्शन हुआ तो CO2 बनाया, तो कार्बन का जो मास था 12 ग्राम और इधर 32 ग्राम, तो वही चीज यहां भी आपको मिल गया। ठीक है, 12 और 32 यहां पर भी आपको मिल गया। तो मास क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या हो रहा है, तो वो मास को हम एटम से रिलेट कर पा रहे हैं। ठीक है, उस मास को हम एटम से रिलेट कर रहे हैं, तो वो मास क्या है, चेंज नहीं हो रहा है, मतलब एटम्स में उसमें भी कोई क्रिएशन और कोई भी डिस्ट्रॉय का मैटर ही नहीं है। इसलिए सेकंड मैटर ये चीज था कि एटम जो होगा वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, नहीं हो, मतलब मास जो होगा हमेशा रिमेन्स कांस्टेंट होगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये कहीं ना कहीं जो सेकंड जो पॉस्टुलेट्स है वो लॉज ऑफ, है ना, कंजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो कैसे आपको कर रहा है समझ में आ गया ना। कोई भी रिएक्शन को लेकर के आप समझाइए कि हाँ यहाँ मास जो है ना, मास में किसी तरह का चेंजिंग नहीं आ रहा है। तो मास में जब चेंजिंग नहीं है तो इसका मतलब एटम में चेंजिंग नहीं, क्योंकि उसी मास को ना वो एटम्स को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। 12 ग्राम है तो 12 ग्राम में कोई चेंजिंग नहीं आया, इसका मतलब एटम भी फिक्स है, उसी उतना ही एटम रखा हुआ है उसमें। तो ये हो गया, उसी को रिलेट करता है। ठीक है, अब तीसरा जो है हमारा, जैसे कोई भी आपका एटम होगा, ठीक है, जैसे इसमें क्या होगा, कोई गिवन एलिमेंट होगा, कोई गिवन एलिमेंट होगा, तो उसका जो एटम्स जो होते हैं ना, वो आइडेंटिकल होंगे। क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। तो आइडेंटिकल किसमें, आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम। ठीक है,
तो आइडेंटिकल इन मास में होगा, है ना, साइज में होगा, शेप में होगा। बात सही है। एटम का जो होता है मतलब मास जो आएगा वो सेम आएगा, उसके बाद में साइज भी होगा, उसका शेप भी होगा। एक और बात है यहाँ पर, आप इस बात को समझ गया कि चलो गिवन एलिमेंट है तो इसका एटम जो एटम का जो एटम्स जो दिया हुआ रहेगा उस गिवन एलिमेंट का वो आइडेंटिकल होगा मास में। तो एक बात मुझे बताइए, जरा गौर कीजिएगा, गिवन एलिमेंट जैसे मान लिया जाए कार्बन दिया हुआ है, ठीक है, कार्बन है, आपने देखा 3 क्यों लिख दिए, क्योंकि 12 नंबर ये सॉरी माफ कीजिएगा 6 इसका नंबर भी एटॉमिक नंबर 6 है, ये 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया। कुछ लग रहा है ना, मास क्या हो रहा है, डिफरेंस जा रहा है ना, मतलब मास कोई भी गिवन एलिमेंट का मास जो है ना वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो गिवन एलिमेंट का मास आइडेंटिकल है, सेम होता है, लेकिन ये जो पॉस्टुलेट्स जो दिया हुआ है वो डाल्टन्स के द्वारा है। तो डाल्टन को आइसोटॉप्स के बारे में पता ही नहीं था, है ना, डाल्टन्स को आइसोटॉप्स के बारे में जानकारी उनको नहीं थी, इसलिए उन्होंने इस बात को मैटर दिया कि यहां पर जो गिवन एलिमेंट होंगे उसके मास जो होंगे आइडेंटिकल होंगे, ठीक है, आइडेंटिकल होंगे। तो ये उनको आइसोटॉप्स के बारे में अगर जानकारी रहती तो ये बात वो क्यों बोलते, समझ रहे हो ना, ड्रॉबैक्स ये आपका हो जाता है। उसके बाद फिर है कि कोई जैसे मान लो कि डिफरेंट एलिमेंट होंगे, है ना, डिफरेंट एलिमेंट होंगे, तो डिफरेंट एलिमेंट्स के जो यहां पर एटम्स जो होंगे, है ना, एटम्स जो होंगे वो आइडेंटिकल नहीं होंगे, है ना, एटम्स आर नॉट आइडेंटिकल इन मास, है ना, मास। चलिए फिर एक और बात है, फिर ठीक है, अब जब उनका पूरा पॉस्टुलेट पूछा जाएगा तो पॉस्टुलेट्स आप बता सकते हो, लेकिन अगर मान लिया जाए कि अगर आपसे पूछा जाए कि हाँ कि ऐसा क्यों, कि इन्होंने ऐसा मैटर क्यों दिया, तो आपको रियलाइज होगा कि इसमें क्या मैटर था एक्चुअली में, है ना। चलिए, तो इस बात को मैंने आपको बताया कि एटम्स आइडेंटिकल मास होगा, तो एक मैं जो बता रहा था आपको कि हाँ ऐसा क्यों होगा, जैसे देख लीजिए आपने पढ़ा होगा 18 नंबर आर्गन है, इसका मास जो होता है वो 40 होता है, ठीक है। अब जैसे कैल्शियम हो गया 20 नंबर हो गया, इसका भी 40 होता है। तो आप देख रहे हैं ना यहाँ का भी मास सेम है, तो यहाँ एटॉमिक नंबर क्या डिफरेंट है बट मास नंबर सेम है यहाँ पर, तो ये हो जाता है आइसोबार्स। तो क्या लग रहा है आपको, डाल्टन्स को आइसोबार्स के बारे में कोई नॉलेज था, कोई किसी तरह का कोई मतलब कोई उनके वो इस चीज को जानते थे, उनको ये चीज का नॉलेज था, बिल्कुल ही इसके बारे में कोई खबर नहीं थी। कोई खबर नहीं होने के कारण से उन्होंने इस बात को रखा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पर जो है ना वो ये जो मैटर जो दिया गया यहीं पर फेल्योर हो जाता है, ठीक है। तो फेल्योर क्यों हुआ, किस लिए हुआ, किस लिए बोला गया, ये सारी बात मैं आपको बता रहा हूं। तो वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि 2-3 और पॉइंट है, उसके बाद हम अगले एपिसोड में फिर अगले वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। हमारा 2 और अभी है, ये तो 4 ही हुआ है। 5वां नंबर पे है हमारा कि कोई भी एटम्स जो होता है, एटम्स, है ना, एटम्स एटम्स जो होते हैं कंबाइन करते हैं, है ना, कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो, फिक्स्ड रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड, ना, कंपाउंड, इसको यहां पे बोल देना चाहिए मॉलिक्यूल हो गया, फॉर्म मॉलिक्यूल और कंपाउंड, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो सही बात है, क्योंकि जॉन यहां पर जेल प्राउस तो ऑलरेडी मैटर बता रखे हुए ना, ये चीज उसी को बता रहा है, जेल प्राउस का ही यहां पर मैटर है कि कोई भी सब्सटेंस अगर कंबाइन करेगा तो फिक्स रेशियो में ही कंबाइन करेगा। इससे पहले हमने आपको उसके बारे में बता दिया था कि कोई भी आप जैसे मान लिया जाए कि हाइड्रोजन है, H2 है, O2 है, तो ये कंबाइन करेगा H2O 2:1 रेशियो में कंबाइन करेगा एटम के बेसिस पर, है ना। तो मास के बेसिस पर आप देख लीजिए यहां पर, वो भी आपको समझ में आ जाएगा।
तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, फिक्स रेशियो में, और वो भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कंबाइन कर रहा है। और लास्ट है हमारा यहाँ पर कि जो रिलेटिव नंबर होगा किसका, जो आपको यहाँ पर जो होगा वो रिलेटिव नंबर होगा है ना। यहाँ है कि द रिलेटिव नंबर होगा किसका, रिलेटिव है ना, रिलेटिव नंबर होगा एटम्स का। वो आपको क्या होगा यहाँ पर, वो भी एक तरह का फिक्स होगा उसी तरह से। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर जो मैटर जो दे रखा हुआ है कि कोई भी गिवन कंपाउंड होगा, मान लिया मतलब H2O ही था, है ना, तो यही दिया रहेगा। अब इसी में अगर मान लिया जाए कि 2:1 रेशियो में है ना, हम 0 लिख दिया, माफ कीजिएगा। जैसे 2:, आप ले जाइए इसको एटॉमिक मास पर ले जाइए, तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 1:8 मिलेगा। अगर हम 1 को अगर हम बढ़ा दे, 8 बढ़ा दे, 8 गुना बढ़ गया तो 8 कितना हो गया, 64 हो गया। तो रिलेटिव नंबर जो एटम्स जो हो रहा है ना, वो क्या हो रहा है, गिवन एलिमेंट का वो क्या होगा, एकदम कांस्टेंट होगा। जैसे जैसे आप बढ़ाते जाइएगा वैसे वैसे वो भी आपको बढ़ते जाएगा। तो ये चीज जो है ना पूरी तरह से उसी पर ही बेस था, इनको ब्रेक थ्रू मिला था वो जॉन लेबोजियर और जेल प्राउस के बेसिस पर। और भी साइंटिस्ट का मैटर चल रहा था उस समय, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा ब्रेक थ्रू मिला। इसी कारण से ये इस चीज़ों को बता पाए, समझा पाए, और चीज़ों को इकट्ठा करके बताया, इसलिए इनकी बहुत बड़ी फेमस हुई, इसलिए फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी के नाम से भी इनको जाना जाने लगा। ठीक है, तो इसके बाद ये सारे चीज़ मैटर थे। अब अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको एटम्स के बारे में और मोलिक्यूल्स के बारे में कि क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या क्या शेप होगा मोलिक्यूल में, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, उसके बाद पॉली एटॉमिक, ये चीज़ हो गया। फिर उसके बाद में कैसे कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा वो चीज़, फिर उसके बाद में एक एक करके आपको सारी चीज़ को हम कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, और अपना कमेंट ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर दीजिए, और ढेर सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर जरूर कीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। स्टे ट्यून, फिर अगले एपिसोड में हम जरूर मिलेंगे। तब तक आप अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। गुड इवनिंग दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जय देशवासी।